नमस्कार एंड सत श्री अकाल। दिस इज पार्ट 3 ऑफ बिल्डिंग योर कॉम्पिटेंसी। और इन वीडियोस में अपन लोग कर क्या रहे हैं दोस्तों, सिलेबस के अंदर रह के मैं नए सवाल आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। जो आपके कन्वेंशनल सवाल हैं उनको भी हम लोग नए अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी सोचने की जो क्षमता है वो इंप्रूव हो रही है, हमारी कॉम्पिटेंसी इंप्रूव हो रही है। एंड आई प्रॉमिस यू, जो ये क्वेश्चंस की कलेक्शन है, जो अप्रोचेस हैं, जो सॉल्यूशन है ना, और जो मैं आप लोगों को मजबूर करूंगा कि यार थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, ये आपको पूरे YouTube पे 10th क्लास के लिए कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आपको हर वीडियो को बहुत शिद्दत से देखना है। ये पार्ट 3 है, इससे पहले 2 वीडियोस नहीं देखी है तो वो देख लेना। और उससे पहले मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हैं, जिसमें आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। आपको वो सीरीज भी पूरी देखनी है। तो यहां पर ना एक सिंपल सा सवाल है, कन्वेंशनल सवाल है, आसान सवाल है। लेकिन मैंने क्या बोला, जो कन्वेंशनल सवाल है उसकी एक डिफरेंट अप्रोच आप लोगों को सिखाऊंगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को सिखाऊंगा। तो सवाल क्या कह रहा है, for a data mean is to median is 9:8, then find median is to mode। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह पर होता, मेरे को पता है कि सर यहां पर रेशियो दिया हुआ है, मीन मीडियन मोड से रिलेटेड है, मैं अपना इंपेरिकल फॉर्मूला लिख लेता हूं। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है, और इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपन लोग कन्वेंशनल तरीके से कैसे करेंगे, जब मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मोड इक्वल्स 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब सर रेशो बनाना है, अब मीन इज टू मीडियन दिया हुआ है, तो मतलब मीन के नीचे मेरे को मीडियन लेकर आना। तो मैं पूरी यहां पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे दोनों जगह मैं क्या करूंगा, मीडियन से डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पर मेरे पास बनेगा मोड ओवर मीडियन इक्वल्स 3 माइनस 2 मीन ओवर मीडियन। और आपको ये दिया क्या हुआ है, ये वाली चीज किसके बराबर दी हुई है, 9:8 के बराबर दी हुई है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 टाइम्स 9/8, विच इज 3 माइनस 9/4। ये किसके बराबर आएगा आपका, 12 माइनस 9 यानी कि 3/4। अब आपको चाहिए क्या था, मीडियन इज टू मोड चाहिए था, और आपने मोड इज टू मीडियन निकाला है। मतलब इसको अपन लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4:3। दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया आराम से करूंगा, कैलकुलेशन का ध्यान रखूंगा। मानते हो कि 1 मिनट तो जाएगा इस सवाल में, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को ना एक अप्रोच सिखा रहा हूं, और ये अप्रोच, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे मैं आगे आने वाले टाइम पे भी बहुत बात करूंगा। इससे आपके बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं ना, इजीली सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकंड्स। बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेगा, और आगे अगर आपको जेई जैसे एग्जाम्स में बैठना है ना, तो भी ये अप्रोच बहुत काम करेगी। इसलिए जो मैं वीडियोस करवा रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जेई एस्पिरेंट हो, जेई के लिए आप स्कॉलरशिप टेस्ट में बैठोगे, जिस भी कोचिंग में आप लोग एनरोल करोगे उसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, वहां भी ये सब काम आएगा। और जेई की 2 साल की जर्नी में भी आप लोगों को ये सब काम आएगा। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक अप्रोच सिखाता हूं। इस अप्रोच को अपन लोग क्या बोलेंगे, इस अप्रोच को बोलेंगे हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक। ये अप्रोच कब कब काम करेगी, कब आप इसको यूज कर सकते हो, धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। देखो मैं क्या करूंगा, मेरे को मीन इज टू मीडियन दिया हुआ है, मैंने अभी जिस तरीके से करा सब कुछ जनरल लेके करा। मैं क्या बोल रहा हूं कि मीन को मान लो कि 9 है और मीडियन को मान लो कि 8 है। ठीक है, मान लो आप लोग ये। तो मीन अगर मेरा 9 है, मीडियन मेरा 8 है, तो क्या हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा मेरा, मेरे को पता है 3 मीडियन यानी कि 3 इंटू 8 24, माइनस 2 टाइम्स मीन यानी कि 18, यानी कि 6 मेरा मोड निकल कर आ गया। मेरे को चाहिए क्या था, मीडियन इज टू मोड। मीडियन मैंने 8 माना है, मोड मेरा ये आ गया, आंसर क्या आया, 4:3। तो मतलब जो मेरे को डेटा दिया हुआ था, मैंने उसी को ही स्पेसिफिक तरीके से पकड़ लिया। मैंने यहां पर ये नहीं देखा कि यार ये 18 हो सकता है, ये 16 हो सकता है। ये क्यों काम कर रहा है, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यहां पर इसकी वैल्यू जो मर्जी हो, एक्चुअल वैल्यू जो मर्जी हो मीन मीडियन की, आप लोगों को फाइनली निकालना तो रेशो ही है। आंसर तो आपको फाइनली रेशो में ही देना है। इसलिए आप इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज उठा के भी ये वाला सवाल कर सकते हो, और टेंशन मत लेना। ये जनरल टू स्पेसिफिक वाली अप्रोच में आपको आने वाले टाइम में इतने सवालों में करवाऊंगा ना, आपके दिमाग में चमक जाएगा कि कब आप इसको यूज कर सकते हो, कब आप इसको नहीं यूज कर सकते हो। जब आपको, देखो मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपका डेटा एकदम जनरल तरीके से दिया होना, और आपको पता चल रहा है कि जनरल का ना कुछ यूज है नहीं सवाल में, कि मैं अगर स्पेसिफिक वैल्यूज पकड़ के भी इस सवाल को सॉल्व करूं तो मैं जल्दी सॉल्व कर सकता हूं। तो जनरल जब स्टेटमेंट आपको दी हो ना, लेकिन उस जनरल स्टेटमेंट का कुछ ऐसा यूज नहीं है, देन यू कैन यूज द गिवन मेथड जो मैंने आपको पहले बताया।
सेकंड सवाल आप लोगों के सामने है, ग्राफ बेस्ड सवाल है, आराम से देखना। 3 ग्राफ मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और मैंने आपको बोला हुआ है कि यार इसमें से एक ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, एक ग्राफ है 2x स्क्वायर का, एक ग्राफ है 3x स्क्वायर का। आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ किसका है। ठीक है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट करना, फिर आप लोग मेरे सॉल्यूशन के साथ अपना सॉल्यूशन को मैच करना। प्रो टिप ले लो, जब भी ग्राफ वाला सवाल आए ना, आप लोगों को वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यूज करना होगा, या तो आप लोगों को रूट्स, जीरोस, इन सब चीजों से सवाल समझ आएगा। अब यहां पे मेरे को पता करना है कि x स्क्वायर का ग्राफ कौन सा है, 2x स्क्वायर का ग्राफ कौन सा है, 3x स्क्वायर का ग्राफ कौन सा है। मेरे को एक बात बताओ, यहां पर तीनों के तीनों जो ये मेरे को पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, तीनों के तीनों जो आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, अगर मैं हर जगह x की वैल्यू सेम डालूं, जैसे मान लो 1 डाल देता हूं, तो यहां पर मेरे को 1 मिलेगा, फंक्शन की वैल्यू f of x equals to 1, पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 1 आया, यहां पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 2 आया, यहां पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 3 आया। x की वैल्यू सेम रखने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक ऐसी वर्टिकल लाइन डालूं, ठीक है, जो कि वर्टिकल लाइन नहीं दी है, आई एम सॉरी, अगर मैं एक ऐसे वर्टिकल लाइन खींच दूं, वर्टिकल लाइन पे x सेम रहता है, आप लोगों को पता है, तो आप लोगों को दिख रहा है कि सबसे कम वैल्यू यहां पर है पॉलिनोमियल की, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, और आपको ये चीज यहां पर भी दिख रही है। मतलब जो ये थर्ड वाला ग्राफ है, ये आपका 3x स्क्वायर का ग्राफ है, ये आपका 2x स्क्वायर का ग्राफ है, ये आपका x स्क्वायर का ग्राफ। तो आप लोगों को ऐसे सवालों में क्या अप्रोच लगानी होती है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की अप्रोच लगानी होती है कि सर अगर मैं x की सेम वैल्यू डाल देता हूं तो मेरे को दिख रहा है कि 3x स्क्वायर सबसे बड़ी वैल्यू लेगा y पे, उसके बाद 2x स्क्वायर आएगा और उसके बाद x स्क्वायर आएगा। इस तरीके से मैंने सवाल को फोड़ दिया। अब मैं आप लोगों को एक चीज और सोचने के लिए देता हूं, ठीक है, कि अगर ग्राफ ऐसे होते, मेरे 3 ग्राफ ऐसे होते, और अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि एक मेरा -x स्क्वायर है, एक मेरा -2x स्क्वायर है, और एक मेरा -3x स्क्वायर है, तो कौन सा वाला -x स्क्वायर का होगा, कौन सा वाला -2x स्क्वायर का होगा, कौन सा वाला -3x स्क्वायर का होगा, ये आपको सोचना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। एक और सवाल है, स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि ये सही है या नहीं है। पॉज कर लीजिए, यहां पर आराम से पढ़िए क्वेश्चन को और आराम से सोचिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आप लोगों को देखना है। Algebraic method of solving equations can't tell us about the nature of the lines. It is only used for intersecting case. Algebraic method से मतलब है हमारा, जो आपने 2 मेथड्स पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो क्या सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला केस सॉल्व किया जाता है, या फिर वो हमको नेचर के बारे में बता सकता है? तो देखो यार, यहाँ पर ना एक मिसकंसेप्शन होती है, क्योंकि हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन से, हम लोग वो यूनिक केस वाला सिचुएशन ही सॉल्व करते हैं। लेकिन आप लोगों को अगर मैं रैंडमली, जैसे मान लो मैंने आप लोगों को ये लाइन दे दी 2x + 4y = 6, और फिर मैंने आपको दे दिया मान लो 4x + 8y = 12। आपको पता है कि सर ये कोइंसाइडिंग लाइंस है, क्योंकि आपने पहले वाली लाइन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो सेम लाइंस ही कोइंसाइडिंग केस है। मैं इसको ना एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो आपको पता है कि जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 0 = 0 मिल जाएगा। तो आप लोग जब भी कोइंसाइडिंग वाला केस अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करोगे ना, आपको एंड में ऐसी चीज दिखेगी, कुछ 0 = 0 टाइप की, या फिर कांस्टेंट इक्वल्स कांस्टेंट टाइप की, और ये सेम कांस्टेंट होगा, इस टाइप की चीज दिखेगी। तो ये केस आपको बताएगा कि भाई साहब ये लाइनें ना कोइंसाइडिंग लाइनें हैं। तो आपको अलजेब्रिक मेथड बता देता है, क्योंकि आपको एंड में ऐसा रिजल्ट दिखेगा। अब पैरेलल वाले केस में क्या होता है? पैरेलल वाले केस में आपको कुछ एब्सर्ड सी चीज दिखेगी एंड में, जैसे 8 = 2 टाइप का कुछ दिख जाएगा। जैसे मैं आपको इसका भी केस लेके बता देता हूं, मैं आपको पैरेलल लाइंस सॉल्व करके दिखा देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने ले लिया 2x + 3y = 6, और फिर ले लिया मैंने 4x + 6y = let's say 8। अब मेरे को इनको सॉल्व करने का है, तो मैंने क्या किया, पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो आपको दिखेगा कि 0 लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 - 8 यानी कि 4। तो आपको एंड में ऐसी चीज, एब्सर्ड सी चीज दिखने लगेगी, जो आपको बता देगा कि भाई ये पैरेलल लाइंस हैं, इनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता।
तो ऐसी चीज दिखे तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, एल्जेब्रिक मेथड से भी पता चल जाता है। जीरो इक्वल्स टू जीरो या फिर कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो सेंस बनाया आपको वैसी चीज दिखे तो कोइंसाइडिंग केस है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इंटरसेक्टिंग केस तो आपको इससे सॉल्व करना आता ही है। तो ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है, ऐसा नहीं है। एल्जेब्रिक मेथड तीनों के तीनों सिचुएशंस आपको दिखा सकता है, समझा सकता है, बता सकता है। चलो, ये वाला सवाल अपन लोग होमवर्क में दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा सवाल है, मैं आपको सवाल समझा देता हूं। मतलब अच्छा क्या, बस आप लोगों को फंसना नहीं है इस सवाल में। आसान सवाल है, लेकिन कुछ बच्चे इस सवाल को ज्यादा भारी समझ के फंस जाएंगे। तो आपको ना एक यूनिट स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, यूनिट स्क्वायर दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूं आपको। और ये यूनिट स्क्वायर ऐसे, ये OPQ एक सेक्टर में ऐसे इंस्क्राइब्ड है। तो आपको बताना है कि अगर मेरे को इस OPQ सेक्टर का एरिया निकालना हो तो क्या कंडीशन सफिशिएंट होगी मेरे लिए, क्या इंफॉर्मेशन मेरे लिए सफिशिएंट होगी। क्या मुझे एरिया ऑफ ROST यानी कि स्क्वायर पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, क्या मुझे रेडियस पता चल जाए सेक्टर का तो मेरा काम हो जाएगा, या फिर मुझे आर्क लेंथ दे दी जाए तो मेरा काम हो जाएगा, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वही एनफ है, मेरे को और कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आने वाले लेक्चर्स को मिस मत करना, ऐसी चीज आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगी। दिस इज नॉट जस्ट क्रूशियल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, आपको आगे बहुत हेल्प होने वाला है। और मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए बहुत चीजें प्लान कर रहा हूँ। जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा दोस्तों, मैं आप लोगों के जेई फाउंडेशन के लिए लग जाऊंगा। जेई फाउंडेशन के लिए प्रॉपरली कोर्स की मैं आउटलाइन एंड शेड्यूल बनाना चालू कर दिया है, तो आप लोगों को उससे भी फायदा होगा। आपके स्कॉलरशिप के जो एग्जाम्स होंगे, जो भी आप कोचिंग में एनरोल करना चाहते हो, उसके स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा करके आप ढेर सारे पैसे बचा पाओगे। बस चैनल पर यार रेगुलर रहना, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको उस डायरेक्शन में आगे लेके जा रही है, आपकी फाउंडेशन को बिल्ड कर रही है दोस्तों। और अगर आपको मजा आ रहा है, सर की मेहनत अच्छी लग रही है, तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हर वीडियो को देखना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थोड़ा सा छोटा चैनल है, इसलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। यूट्यूब उतना सपोर्ट नहीं करता है छोटे चैनल्स को, जब तक हम लोग ऐसा मार्केटिंग वगैरह में पैसा ना डाले, जो मैं नहीं कर सकता हूँ। ऑनेस्ट तरीके से बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप ही मेरी मार्केटिंग टीम हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ नाउ, जय हिंद।